They know that how physiotherapist plays an important role in athlete development, but somehow at some places they ignore also to us. और ये भी कहना होता है कि अरे पहले भी तो थेरेपिस्ट नहीं थे, तब भी नहीं खेलते थे क्या बच्चे, तब क्या वो खेलते नहीं थे। आप ये भी तो देखो कि अगर खेलते थे तो किस लेवल पे वो पहुंच पाते थे। पुराने एथलीट्स हैं जैसे मिल्खा सिंह है जो इतने अच्छे हमारे रनर रहे हैं, तो आप ये देखो ना उनके पास जूते भी तो नहीं थे। तो अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ सर अगर जूते नहीं थे कोई वो बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कि नहीं थे और वो भागता नहीं था क्या, उसने ओलंपियड नहीं जीता क्या। सो ये तो हमारे ड्रॉबैक्स थे ना। तो वाई यू आर कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट। यू शुड बी हैप्पी कि फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एथलीट्स को एक बैकग्राउंड सिस्टम के सपोर्ट स्टाफ दिया जा रहा है। तो ये तो हम लोग तो कोच का काम आसान कर रहे हैं ना, तो उसमें ईगो सिस्टम तो आना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल एट सम प्लेसेस देयर इज ऑलवेज अ ईगो क्लैश बिटवीन द कोच एंड फिजियो। हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यम अग्रवाल लेकर आया हूँ स्कोरबोर्ड स्टोरीज विद स्मैशर्स का एक नया एपिसोड। जैसा कि आपको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों और उनकी जर्नी के बारे में बातें करने की, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे लगता है एथलीट्स के डेवलपमेंट में वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में डॉक्टर वंदना के साथ। डॉक्टर वंदना एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपने पिछले 15 साल के करियर में काफ़ी स्पोर्ट्स फेडरेशंस, एसोसिएशंस और काफ़ी बड़े प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है उनके साथ काम किया है। तो आइए जानते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के बारे में और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प कर रही है इंडिया में, उसके बारे में जानते हैं डॉक्टर वंदना की जुबानी। हाय वंदना जी, अपने बारे में मुझे कुछ बताएं और हमारे व्यूअर्स को ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से ये आपके दिमाग में आया कि मैं स्पोर्ट्स फिजियो बनूं, और इसके बैकग्राउंड की स्टोरी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। स्पोर्ट्स तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स देयर इन माय ब्लड, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो 5th स्टैंडर्ड से ही मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी और एक मैं बहुत अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेलती थी। मेरे जो इवेंट्स थे वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, 400 मीटर, 800 मीटर। क्योंकि मेरा वेट जो था वो बहुत ही मैं लो कैटेगरी में थी वेट के, जिसमें कहते हैं कि कम वेट वाले जो बच्चे होते हैं, तो उसकी वजह से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड बहुत अच्छी थी। तो जो इसी बेसिस पे स्पोर्ट्स ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हुआ था और बाय द एंड जब मैंने अपना स्कूलिंग ख़त्म किया तो आई वॉज लीडिंग माई स्कूल एज अ स्पोर्ट्स लीडर ऑल्सो। तो वहीं से एक था ही कि स्पोर्ट्स में रहना मुझे पसंद था, क्योंकि वो आपको फिजिकली एक्टिव भी रखता है और आई थिंक आपके कहीं ना कहीं एक स्किल्स में भी एक वो एडिटिव एडवांटेज होती है। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके वैसे भी मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स हायर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। फिर जनरली जैसे हम 12th के बाद मैंने साइंस ली थी, सो मेरा यही था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। ये मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, या तो मैं सर्जन बनूंगी या मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगी। मैंने पहले बीएससी करी क्योंकि मैं अपना मेडिकल प्रिपेयर कर रही थी, तो उसके लिए मैंने एडमिशन पहले बीएससी में किया मैत्री कॉलेज चाणक्यपुरी दिल्ली से। उसके दौरान मैंने बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स दिए, आई कुड क्लियर दी एमबीबीएस ऑल्सो, बट फिजियोथेरेपी मुझे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगा कि उसमें रह के मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर सकती हूँ। आई नेवर वॉन्टेड टू वर्क इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। मेरे को ग्राउंड पे एथलीट्स के साथ काम करने का जज्बा पहले से ही था। उसके बाद जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आई ऑप्टेड फॉर फिजियोथेरेपी, और जब फिजियोथेरेपी 4.5 साल मैंने कंप्लीट कर लिए तो मैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि मैं स्पोर्ट्स में कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स में कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं और हम उसमें कैसे जा सकते हैं। इंटरनेशनल में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, इंडिया में मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। टू स्टार्ट विद, मेरे घर के पास ही एक कपूर हॉस्पिटल था जो बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है नारायणा में। तो वहाँ पे दिल्ली में ही मैंने अपना एक सेटअप किया एंड आई वाज लीडिंग एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वो मेरा खुद का सेटअप था हॉस्पिटल के अंदर। फिर आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 9 months मेरे को बहुत बोर लगने लगा। वो जो क्लिनिकल पेशेंट्स आ रहे थे, सेम काइंड ऑफ कंडीशंस, अर्थराइटिस, सर्वाइकल, सो मुझे लगा कि आई एम रियली नॉट मेंट फॉर दिस। तो देन मैंने गूगल सर्च किया,
कुछ मेरे मेंटोर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी कि स्पोर्ट्स में सबसे पहले तुम फेलोशिप करो। सो मैंने स्पोर्ट्स में फेलोशिप करी। स्पोर्ट्स में फेलोशिप करने के बाद एक साई में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट्स निकले थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए थे। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई करके टेबल डिस्कशन बेस्ड पे और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पेपर्स को देके मैंने वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल और स्किल लेवल पे उसको क्लियर करके मैं इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली फिजियो थी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम यू कैन से कि आई फेल्ट सो प्राउड दैट आई गॉट सेलेक्टेड फॉर CWG 2010। तो वंदना जी, अभी तक की जर्नी एज अ स्पोर्ट्स फिजियो कैसी रही है? आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में? जब मैंने 2010 के लिए इंडिया टेबल टेनिस ज्वाइन की थी तो मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हमें नेशनल कैंप्स को अटेंड करना होता था। जो हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ये थी कि ड्यूरिंग दी जो ट्रेनिंग हमारे सेशंस होते थे, कोचेस को हमें सपोर्ट करना होता था फॉर देयर वार्म अप एंड ट्रेनिंग्स। उसके बाद स्ट्रेचिंग सेशंस में लेती थी और किसी की इंजरी होती थी तो वो हमारा पूरा मेडिकल सेंटर था पुणे में, बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे हम उनको ट्रीटमेंट्स देते थे, रिकवरी मेथड्स देते थे। सो वहाँ से इट वाज लाइक मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि ग्राउंड लेवल पे एथलीट्स के साथ क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है और किस तरीके से बीइंग अ फिजियो आई कैन हेल्प देम इन देयर रिकवरी ऑल्सो एंड प्रिवेंटिंग द इंजरीज ऑल्सो। सो मेरा जो स्पोर्ट्स का एक्सपोजर है वो स्टार्ट हुआ था टेबल टेनिस टीम से। फिर साई ने मेरे को दूसरी टीम्स भी थी, जैसे कि इंडियन शूटिंग टीम दी उन्होंने मुझे, जिसमें मैंने मोर देन 6 years काम किया है। आई हैव वर्क विद राज्यवर्धन राठौर हु हैज़ बीन एक्स इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑल्सो, गगन नारंग इज नाउ प्रेसिडेंट ऑफ दिस IUA, एंड अदर टीम्स वर देयर इज इंडियन विमेन हॉकी। सो विमेन हॉकी भी मैंने पार्टिसिपेट की थी ड्यूरिंग एशियंस विच वॉज देयर इन डबलिन। वंदना जी, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, काफ़ी समय से काम भी कर रही हैं। मैं उस बच्चे के लिए जानना चाहूँगा जिसे अपना करियर फिजियोथेरेपी में, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में बनाना है, जो अभी 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम ली है और वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहता है। तो आप बिल्कुल एज अ लेमैन मुझे बताएं, मुझे भी नहीं पता कि अगर मुझे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बनना है और मैं 11th क्लास का एक बच्चा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, कहाँ उनकी चीज़ें निकलती हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे। सो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपने 10th के बाद साइंस लेना है। साइंस के बाद जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है ना, PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। सो PCB अगर आप लेते हैं तो आप मेडिकली क्लिनिकली ज़्यादा कर सकते हैं, PCM में आप इंजीनियर बनते हैं। सो आपने बायो ज़रूर लेनी है। बायो लेने से आप मेडिकली प्रोफेशनली एज अ डॉक्टर यू कैन ऑप्ट फॉर द कोर्सेज। तो जब आप करते हैं उसके बाद BPT तो आपको करना ही पड़ेगा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। सो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए यू हैव टू हंट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। आपको कॉलेजेस में एंट्रेंस देनी पड़ती है। तो जहाँ पे भी आपका एंट्रेंस क्लियर होता है, चाहे दिल्ली में चाहे दिल्ली के बाहर, कहीं से भी आप एक BPT का कोर्स कर लीजिए। उसको करने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि देखो BPT तो एवरीबडी ठीक है, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन आती है वो तब आती है जब आप उसमें मास्टर्स भी करते हैं। तो देन आपको BPT के बाद आप जस्ट एकदम से मास्टर्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप पहले टीम्स के साथ जुड़िए। ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी को फर्स्ट टाइम में एक्सपोजर मिल जाता है। आई वॉज लकी कि मेरे को पहली बार में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो मिल गया, कॉमनवेल्थ गेम्स का असाइनमेंट। तो जो बाकी बच्चे हैं उनको ये ऑप्ट करना चाहिए कि जो उनकी लोकल अकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स अकेडमीज़ उनके घर के पास जो है, वहाँ पे उनको जाना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे देखना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स है, सपोज वहाँ पे रैकेट स्पोर्ट्स है, लॉन टेनिस खेलता है कोई बच्चा या टेबल टेनिस खेल रहा है बच्चा, तो वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि उस स्पोर्ट्स में कौन सा जॉइंट ज़्यादा वर्क कर रहा है, और वहाँ के कोचेस को हमें रीएजुकेट करना चाहिए कि मैं किस तरीके से आपके प्लेयर को हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू शोकेस योर टैलेंट टू अदर्स, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो भरे पड़े हैं ना, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वाई आई एम स्पेशल, तो वो स्पेशलिटी आपको स्टार्टिंग से ही अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। वंस यू गेट कॉन्फिडेंट
कि इस बच्चे को, ये बच्चा लॉन टेनिस खेलता था, इसको मेनिस्कस टियर होने वाला था, ग्रेड 1 की इंजरी थी, और मैंने रिहैबिलिटेट करके उस बच्चे का स्ट्रेंथ इंप्रूव करके, पेन मैनेजमेंट करके उसको दोबारा से गेम में वापस लेके आ गया। ये आपका टैलेंट प्रूव करता है। तो आपने अब अकेडमीज का एक्सपोजर ले लिया, अब आप गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है जो हायर करती है। उसके नीचे सब डिविजन्स हैं, वो है फेडरेशंस। तो आप डायरेक्टली फेडरेशन से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, हॉकी फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन है, बहुत सारी ऐसे फेडरेशंस हैं। जिम्नास्टिक, मैंने जिम्नास्टिक में भी काम किया है, इंडियन विमेन एंड मेन बोथ। सो जिम्नास्टिक एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा इंजरीज मैनेजमेंट सीखी है। तो मैम जैसे आपने बताया फेडरेशंस के पास जाना चाहिए, तो इनके कुछ फॉर्म्स निकलते हैं नहीं अप्लाई करने के लिए, इंटर्नशिप की कुछ फॉर्म्स आते हैं? नथिंग। तो हाउ कैन दिस इज है ही नहीं, हमारे इंडिया में उस तरीके का सिस्टम ही नहीं है कि फेडरेशन कभी कुछ ऐसा रिलीज करती है, और करती भी है तो पता ही नहीं लगता, वो इतना साइलेंट होता है। वो दे रेंडमली दे ऐड अप टू देयर वेबसाइट्स, जो एक हफ्ते में चला भी जाता है, तो पता ही नहीं लगता है। तो हमें वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। हमें हमेशा गूगल सर्च पे करते, मतलब टाइप कर करके देखना पड़ेगा, इज देयर एनी, इवन मैराथन तो रेगुलर बेसिस पे होती है हमारे इंडिया में, तो मैराथन में पार्टिसिपेट करो, फिजियो बैकअप वहां पर दो। तो जितने भी एथलीट्स हैं जो एंडोरेंस की तरफ जा रहे हैं, भाग रहा है आपका मैराथन रनर, उसको नी की भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस लेवल पे अगर कोई प्लेयर भाग रहा है, उसको फटीग हो रहा है, तो हैमस्ट्रिंग पुल हो गया उसका, तो एक फिजियो को पता होना चाहिए कि एक रनर के लिए अगर हैमस्ट्रिंग पुल है तो मैं ऑन द ग्राउंड लेवल उसको कैसे रिलीज करूंगा। यहाँ पे आपका स्किल आता है। ऐसे नहीं कि मेरे को एक स्पोर्ट्स टीम दिलवा दो, अगर मुझे कोई बोले मैम यू हैव बीन एक्सपोज टू सो मेनी इंडियन टीम्स, प्लीज मुझे आप एक दिलवा दो, नहीं, उसको दिलवा के भी कोई फायदा नहीं है जब उसको काम ही नहीं आता। तो काम सीखने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा एथलीट्स पे, ग्राउंड लेवल पे, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस और स्किल अपने हाथ में लाना पड़ेगा कि जिस प्लेयर का आप मसल रिलीज करो वो ट्रीट हो जाए। तो इसे अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझूं, जैसे MBBS में या मेडिकल, हार्डकोर मेडिकल में देयर इज़ MBBS, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए MD होती है, तो ऐसे ही BPT इज़ MBBS इन फिजियोथेरेपी, और उसके बाद MPT आ जाती है, वो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। BPT कितने ईयर की होती है मैम? 4.5 साल की। 4.5 साल की। और MPT 2 साल की होती है। MPT 2 साल की। तो मेरा सजेशन यही है कि आप BPT करने के बाद स्पोर्ट्स में अगर जाना है तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एथलीट्स, यही मैंने आपको बोला है। डोंट वेट फॉर MPT करने से भी कुछ नहीं होगा। तो BPT इज लाइक जेनरिक, आपको फिजियोथेरेपी हर एक चीज़ की बताएंगे। मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी में जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, तो और क्या क्या डिविजन्स होते हैं इसमें? स्पोर्ट्स के अलावा कार्डियो है, न्यूरो है, मस्कुलोस्केलेटल है, और न्यूरो के अलावा हमारे और भी बायोमैकेनिक्स हैं, वो भी एडेड है। सो ये सारी स्ट्रीम्स हैं जो आप कर सकते हो। न्यूरो के आपको बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे, जैसे विमेंस हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूरो के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक्चुअली नोज की न्यूरो के केसेस को कैसे करना है। प्लस जो ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं, जो पेडियाट्रिक्स के जो केसेस आते हैं, उसमें भी फिजियोथेरेपी स्पेशलाइजेशन कर सकता है। फिजियोथेरेपी बेसिकली वेरी वास्ट, अगर आप समझे उसको। अब आजकल के बच्चों को क्या है कि फिजियोथेरेपी करने के बाद भी इन व्हाट स्ट्रीम दे आर गोइंग, डेटा हैंडलिंग। यस, कितने सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि फिजियोथेरेपी में पैसा नहीं है, और मेरा मानना ये है कि फिजियोथेरेपी में इट डिपेंड्स ऑन योर ओन स्किल कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि हर कोई अपना करियर वही चूज करता है जहाँ पे ज़्यादा पैसा हो। तो फिजियोथेरेपी में तो आपको इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, आप एथलीट्स के साथ काम कर सकते हो, आप पैरामेडिक, क्योंकि ये पैरामेडिक उसमें आती है, तो आप कहीं पे भी किसी फेडरेशन के साथ भी अगर लीग्स में भी जाते हो टू प्रोवाइड दी फैसिलिटीज़, पहले आपको वॉलंटियर की तरह काम करना पड़ता है कि आई वॉलंटियरली आई विल गिव दीज सर्विसेज, फिर आप धीरे धीरे इस स्ट्रीम में बढ़ सकते हो। एकदम से आना कि मैंने BPT भी कर लिया, MPT स्पोर्ट्स भी कर लिया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब इन साई, तो साई में ये सिस्टम है ही नहीं। साई वैसे भी एक्सपीरियंस लोगों को ही ज़्यादा लेता है। वंदना जी, आप खुद एक एथलीट रही हैं स्कूल टाइम में, और बहुत सारे एथलीट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपके हिसाब से एक एथलीट को बनाने में फ्रॉम ग्रासरूट टिल
वो एक इंडियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का रोल उस एथलीट को ग्रास रूट से एक टॉप लेवल पर पहुंचाने के लिए? अगर देखा जाए तो ग्रास रूट्स के हमारे एल्टार जो एक है लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट, वो स्टार्ट ही 0 to 6 मंथ्स हो जाता है जब आपका बच्चा होता है। तो 0 to 6 मंथ्स के बाद स्टेजेस हैं 6 to 9, 9 to 12, 12 to 16, 16 to then 19। तो ये हमारे इस तरीके से लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट होती है। तो जो बेसिकली हमारा बच्चा 12 से 16 साल की जब एज में आता है, तब उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत होती है, जो किससे होगी? कोचिंग के थ्रू। तो जो स्कूल के बच्चे हैं, हर स्कूल में आजकल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग होती हैं। तो जो आफ्टर स्कूल अकेडमीज होती हैं, वहाँ पर बच्चों को जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं कोचेस, उनका पहला रोल आता है। फिजियो का तो बहुत बाद में रोल आएगा। वहाँ पे कोचेस ग्राउंड लेवल पे अपने बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा फुटबॉलर है तो किक करने का जो स्टाइल है वो उनको सिखाएगा बिलो 9, जो जस्ट एक बेसिक जो ABC आता है, जिसमें आप एजिलिटी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं। जो उसका स्पैन है वो 6 मंथ से लेके 9 मंथ्स तक का होता है, वो ABCs में आता है। ABCs के बाद एक स्पेशल मोटर स्किल्स होते हैं, जिसमें बच्चा अडेप्ट करता है अपनी बॉडी को कि मेरे को ये स्पोर्ट्स में, मैं जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मैं इस स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता हूँ, इसमें नहीं खेलता हूँ। कोई स्विमर बहुत अच्छा होता है, कोई फुटबॉलर बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे एक जब आपने बच्चे को एकेडमी ज्वाइन करवा दी, नाउ कोच विल रियलाइज हिज पोटेंशियल दैट ही इज गुड इन दिस, ही इज नॉट गुड इन दिस। सो वहाँ पे एक स्क्रूटनिंग होती है। उस स्क्रूटनिंग के बाद एक बेसिक डेवलप स्किल करवाता है कोच, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एंड फ्रॉम ट्रेनिंग टू अडेप्टेबिलिटी, दैट कम्स अंडर द ट्रेनिंग पार्ट, जहाँ से वो उभर के आता है कि यस, मैं अब एक जिम्नास्ट बन सकता हूँ, यस, मैं अब एक फुटबॉलर बन सकता हूँ। सो 12 से 16 की एज में वो कंपटीशन के लिए जाता है। जब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसका लेवल बढ़ता है। तो जब वो नेशनल टीम्स के जो नेशनल्स होते हैं, हर फेडरेशन एक नेशनल्स जो करवाती है, वो किस लिए कराती है? कि कहीं से भी बच्चा जो उठ के आएगा, वो ग्रास रूट लेवल से ही तो उठ के आ रहा है ना। वहाँ से उनकी स्क्रूटनिंग होती है, जहाँ से नेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और नेशनल कैंप से वो इंडिया टीम में आता है। अब इंडिया टीम में तो हमारे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट उनको मिलेंगे ही, बिकॉज दैट इज द टॉप नॉच लेयर। बट ग्राउंड लेवल पे फिजियोथेरेपिस्ट अगर किसी को चाहिए तो वो उनका पर्सनल रिक्वायरमेंट है। सो एक पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक ट्रेनर की भी ज़रूरत है। तो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे उनको हेल्प करता है ताकि उनकी इंजरी प्रिवेंट हो सके। तो ये अकेडमीज को काम करना पड़ेगा टू हायर फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट इवन लाइक यू कैन से कि रोज आए फिजियोथेरेपिस्ट, बट वीकली उनको बुलाया जा सकता है टू टेक द असेसमेंट ऑन देयर एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, रिफ्लेक्सेस एंड मसल स्ट्रेंथ। जो हमारा FMSV है, फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग, जिसके 7 पैरामीटर्स होते हैं। डीप स्क्वाट कैसे करता है, रोटेटरी शोल्डर टेस्ट कैसे करता है, पल्विक मोबिलिटी क्या है, हर्डल टेस्ट होता है, एक 1 स्टेप रनर का एक हर्डल स्टेप होता है। तो 7 फंक्शनल FMS जिसे कहते हैं, विच इज़ अ स्क्रीनिंग टूल। आई थिंक ये सब होना बहुत ज़रूरी है अकेडमीज में टू मेक वन एथलीट। देखिए मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट बीइंग अ प्राइवेट प्लेयर और बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी, अब मैं ये समझता हूँ नेशनल फेडरेशन है, उसके नीचे स्टेट बॉडीज़ होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ होती हैं। तो अभी हमारे इंडिया में शायद डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ अपनी एकेडमीज़ बहुत कम रन करती हैं, वो सिर्फ कैंप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, और आई एम श्योर उन कैंप्स में भी फिजियोथेरेपी का रोल नहीं होता कहीं पे भी। तो अगर आपके हिसाब से, और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरी भी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कंपनी है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है हार्डकोर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, तो क्या हमें ये ग्राउंड लेवल पे, मैं प्राइवेट प्लेयर्स की बात नहीं करता, मैं डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस की बात कर रहा हूँ, क्या उन्हें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अपने यहाँ इन्वॉल्व करनी चाहिए उन एथलीट्स के लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सिलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि नेशनल का भी एक सफ़र है, पहले बच्चा अपने प्राइवेट टूर्नामेंट्स खेलता है, फिर सबसे पहला स्टेप डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई होता है, फिर वो जोनल जाता है, फिर स्टेट जाता है, फिर वो नेशनल के लिए सिलेक्ट होता है।
तो क्या होना चाहिए ऐसा? अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी एसोसिएशन फिजियोथेरेपिस्ट हायर करती है तो उनका जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो फेडरेशन को डिसाइड करना चाहिए कि मुझे एक वो फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए जो मेरे बच्चों का असेसमेंट कर सके। असेसमेंट इन द सेंस कि जिस गेम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। असेसमेंट पैरामीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो पैरामीटर करने चाहिए। प्लस ब्लड टेस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होगा कि डेफिशिएंसीज के कारण या इवन पानी की कमी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों को इंजरीज होती हैं जो बच्चा रियलाइज़ नहीं करता और ना ही पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं। तो हमें एक टीम वर्क है ये। तो न्यूट्रिशनिस्ट आप हायर करें वो बाद में करें, लेकिन पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट तो लेके आएँ जो उन बच्चों को असेस कर सके कि उसकी मसल में क्या इतनी पावर है, जो वो पावर गेम खेल रहा है। अगर बॉक्सर है क्या उसके शोल्डर में इतनी ताकत है, क्योंकि अभी तो वो प्रिपेयरिंग जोन पे जा रहा है ना। तो डिस्ट्रिक्ट ही तो उनको रिक्रूट करेगी। एक बच्चा कितने लोगों को रिक्रूट करेगा अपने पर्सनल लेवल पे? पेरेंट्स तो वही खर्चा उठाएंगे ना कि सिर्फ अकेडमी में हम भेज रहे हैं, उनके लिए तो वही उनको लगता है कि हम ये तो कर ही रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेस अकेडमीज को ही हायर करना पड़ेगा थेरेपिस्ट को कि हमारे बच्चों का आप आके असेसमेंट करें और हमें एक रिपोर्टिंग आप प्रोवाइड करें। तो वो एक उनके लिए हेल्पिंग टूल होगा। फिर जब वो स्क्रूटनिंग हो गई कि हाँ इस बच्चे की ये ड्रॉबैक है, ये लैंडिंग अच्छी नहीं कर पा रहा है, या जैसे कि फ्लैट फुट, आजकल के मैं एक पोडाट्रिस्ट भी हूँ जो फुट पे काम करते हैं, ये भी मैंने एक स्पेशलाइजेशन की है। तो जिन बच्चों का आपने देखा होगा कि आर्मी में जिनका सिलेक्शन होना होता है तो फ्लैट फुट वालों को नहीं लेते हैं, उसका रीज़न है फ्लैट फुट जिसका भी होता है उसका जो बायोमैकेनिक्स होता है वो पल्विक या नी है उनके बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ग्रेविटी उनको ज़्यादा होती है। तो इसके लिए उनको करेक्टेड इंसोल्स देना, छोटे ही बच्चों को अगर हम फुट असेसमेंट करके उनको करेक्टेड इंसोल दे दें तो उनके आर्च को डेवलप करके हम उनकी बहुत सारी जो बायोमैकेनिकल इंजरीज हो सकती हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही स्किल्ड फिजियो की ज़रूरत है। और मैं ये चाहती हूँ, माई मैसेज गोज टू नाउ फिजियोथेरेपिस्ट कि जस्ट डोंट कंप्लीट योर बीपीटी, यू प्लीज़ गो फॉर द प्रोफेशनल अदर कोर्सेज ऑल्सो, जिसमें इंजरी मैनेजमेंट आता है, जिसमें ऑटिस्टिक चाइल्ड को कैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे करानी है, या स्पेशल रिहैबिलिटेशन आफ्टर स्पोर्ट्स इंजरी वो कैसे करना है, रिकवरी मेथड्स क्या हैं। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपने आप को स्किल्ड बनाना होगा, तभी हम लोग अकेडमीज की भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हम उनको रिजल्ट देंगे तभी तो वो हमें हायर करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे। वंदना जी, इन योर एक्सपीरियंस जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं उनकी मोस्ट कॉमन इंजरीज क्या होती हैं और हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप मेरे व्यूअर्स को, आई एम श्योर, मतलब मैं ये पॉडकास्ट उस गांव के बच्चे के लिए भी कर रहा हूँ जो अपने यहाँ मेहनत कर रहा है, खेत में रनिंग करता है या अपने आसपास की सड़कों पे, उस बच्चे के लिए जो इंजरीज मोस्ट कॉमन है इंडिया में, इंडियन एथलीट में, बीट रनर, बीट क्रिकेटर, बीट बॉक्सर, या वो एक हाई जंप के लिए, कुछ ऐसी इंजरीज होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जेनरिक हैं, कॉमन हैं, वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? उसमें आपका क्या टेक? जैसे कोई बच्चा अगर गांव का है तो वो खेतों में रन करेगा या सड़कों पे भागता हुआ मिलेगा। इवन जो मैराथन रनर्स होते हैं वो गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें उनका जो मेन मैटर करता है वो होता है उनका जूता, किस तरीके का वो शूज़ पहनते हैं, उसका सोल कैसा है। तो क्योंकि जब हम भागते हैं तो जो ग्राउंड रिएक्शंस होते हैं वो तो हमारा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जब हम ज़्यादा फास्ट स्पीड में लेते हैं तो इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। तो वो क्या इफेक्ट करता है, हमारा एंकल, नी एंड लो बैक, ये 3 एरियाज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉन होते हैं फॉर इंजरीज। तो आपने सुना होगा कि मेरा पैर बार बार मुड़ जाता है मैम, पता नहीं क्यों मुड़ जाता है। अच्छा, पैर मुड़ने के कारण मैम मेरे को रिकरेंट स्वेलिंग्स रहती हैं पैर में, फिर जिसकी वजह से आगे जाके उनको नी इंजरीज भी रहती हैं, है ना। फिर जब नी इंजरीज रहती है तो डेफिनेटली उनकी बैक स्टिफ होती है, हैमस्ट्रिंग उनका टाइट रहता है। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले एक अच्छा जूता पहन के भागना है। अपना जो जूता है उसमें इन्वेस्ट करो, उसको पहन के अच्छे जूते के साथ आपने भागना है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे टो वॉक करना, टो पे वॉक करो, हील पे वॉक करो, अपनी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, थाई मसल्स, उसकी स्ट्रेंथनिंग करो। आजकल यूट्यूब पे सब दिया हुआ है कि क्वाड्रिसेप्स को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, एंकल जॉइंट को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। हमेशा एक एथलीट को अपने पास थेरा बैंड रखना चाहिए, वेट कफ्स रखने चाहिए, और आइस बैग बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपके पास एक पोर्टेबल आइस बैग्स भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि आज मैंने 5 किलोमीटर दौड़ना है तो भाई पहले ही अपना एक आइस क्यूब्स का वो पैक्स होते हैं, उसके अंदर अपना वैक्यूम बैग होता है, उसमें आइस बैग 3-4 रखो कि जब मैं दौड़ के आऊँगा तो मुझे इमीडिएटली अपने एंकल नी पे रखने ही हैं आइस बैग 5 to 7 मिनट्स। उससे बहुत सारी इंजरीज हैं जो प्रिवेंट की जा सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे नेशनल कैंप्स में तो हमारे पास आइस बाथ पूल्स होते हैं। तो जैसे ही हॉकी प्लेयर आता था दे यूज्ड टू इमर्स इन दैट आइस पूल फॉर सम टाइम एंड देन दे कम बैक। वो एक रिकवरी मेथड भी है। एंड इट जो माइन्यूट इंजरीज होती है ना, हमारी कंट्यूजन हो गई, बॉल हिट हो गई, कंट्यूजन हो गई, नील पड़ गया है, वो सब उन सबको सबसाइड कर देती है। प्लस जैसे आपने बोला गांव का बच्चा, उसको ये पता होना चाहिए कि एक मल्टीविटामिन लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से तो उसको विटामिन डी तो मिल ही रहा है, आई एम श्योर। गांव के बच्चे दूध भी अच्छा पीते हैं और वहाँ का प्योर भी है, सो कैल्शियम विटामिन डी उनको मिल रहा है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, तो ये सब हमें ड्राई फ्रूट्स में मिल सकता है और हरी सब्जियों में मिलेगा, तो ये उनको खाना बहुत ज़रूरी है। प्लस पानी उनको हमेशा बॉटल अपने पास रखनी चाहिए, जिसमें एनर्जी ड्रिंक कोई बहुत महंगी नहीं है कि गेटोरेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो नॉर्मल एक ग्लूकोज का एक बॉटल साथ में रखें और एक नॉर्मल पानी की रखें और सिप करके पीते रहें। उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो इंजरीज भी नहीं होंगी। वंदना जी, आपने कई सारी फेडरेशंस के साथ भी काम किया है और साई के साथ भी आप एसोसिएटेड रही हैं, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स में इंडिया में काम करना है, तो आपके हिसाब से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टिल हायर लेवल, कि हम इंडिया को एक अच्छे एथलीट्स दे पाएँ और हमारा स्पोर्ट्स एज अ कम्युनिटी और एज अ पूरा कंट्री हम लोग ग्रो करें? ग्रास रूट लेवल से जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो कोचेस और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों का कंबाइंड रोल है। जब आप ग्राउंड लेवल पे एक बच्चा आपके पास आया, उसको कोच सबसे पहले वार्म अप सिखाते हैं। तो वार्म अप करना कैसे है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप कराना एक बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक वार्म अप, डायनेमिक वार्म अप दोनों के डिफरेंट रोल है। डायनेमिक वार्म अप करने से प्रोप्रियोसेप्शन हमारी बढ़ती है, यानी कि आप अपने प्लेयर का स्पीड और रिफ्लेक्सेस इंप्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे रोल फिजियो का ही आता है, कैसे कराना है। ट्रेनिंग पार्ट आप ले लो कोचेस से, कोच ये चाहता है मैं ये बच्चे को आज मैंने अपना प्रोटोकॉल बनाया, यू हैव टू डू दिस। सो उसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं कि भाई डायनेमिक स्ट्रेचेस कैसे करने हैं। सिखाएगा कौन? ये तो हम सिखाएंगे ना, कोच नहीं सिखाएगा। तो हम सिखाएंगे डायनेमिक करो। स्टैटिक क्यों करना है? स्टैटिक ज़्यादा नहीं करना वार्म अप के टाइम पे, वो करना है पोस्ट ट्रेनिंग। स्टैटिक स्ट्रेचेस करने से क्या होता है कि आपकी मसल रिलैक्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, तो वो करना है पोस्ट ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग का वार्म अप डिफरेंट होना चाहिए, विच इज़ बेस्ड ऑन मोर और योर डायनेमिक मूवमेंट्स, मतलब कि मूवमेंट्स वाला वार्म अप करा के हम अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं। तो ये ग्रास रूट लेवल्स और ट्रेनिंग में ही आता है, वार्म अप कराना, स्ट्रेचेस कराना, प्लस उसका कूल डाउन फेज। इतने घंटे के बाद मेरे प्लेयर को कूल डाउन चाहिए ही चाहिए। वो फिजियो के पास आएगा, ब्रेक मिलेगा, उसको फिजियो जो है रिलैक्स करेगा उसका मसल्स को, उसको हाइड्रेट करने की वो बोलेगा सजेशन, प्लस उसमें ड्राई फ्रूट्स भी दिए जा सकते हैं बीच में। प्लस जो ये हमारा पीरियड है उसमें ये होता है कि ओवर ट्रेनिंग पीरियड, राइट। जब हम ग्रास रूट लेवल्स और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ओवर ट्रेनिंग को कैसे रिड्यूस करना है ये डिसाइड करना होता है एक कोच को, कि मैं ओवर ट्रेनिंग तो नहीं दे रहा है ना। ओवर और प्लस पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक मूवमेंट्स एंड पीरियोडिक इंटरवल्स ऑफ ट्रेनिंग, ये एक कोच डिसाइड करता है कि कितने पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग का मैं इनको अभी प्रोटोकॉल दूंगा, कितने टाइम का मैं गैप दूंगा, कितने टाइम के लिए मैं रिकवरी पीरियड रखूंगा। ये एक कोच को डिसाइड करना पड़ेगा टू ट्रेन द एथलीट फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब जैसे कोई एथलीट है बॉक्सर, उसको 30 डेज का आप गैप दे दो, उसका मसल डिसयूज में जाएगा, है ना। तो एक एथलीट के लिए क्या होता है कि हमेशा उसको कहीं ना कहीं अपनी, अगर उसका कैंप नहीं चल रहा तो उसको हम किस फेज में डालते हैं? कंडीशनिंग फेज में। जब नेशनल कैंप नहीं है तो कोच उसको बोलेगा कि भाई नेशनल कैंप नहीं है अभी, लेकिन घर पे तेरे को और क्या क्या करना है, कंडीशनिंग का पार्ट दोगे ना आप अपने एथलीट को।
ऐसा तो नहीं है कि वो आज ट्रेन नहीं करेगा अपने आप को। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो होगी वो कैंप में होगी, लेकिन कैंप से पहले आप अपनी बॉडी को कंडीशनिंग करोगे, स्ट्रेंथ इंप्रूव करोगे, अपना स्टेमिना इंप्रूव करोगे, अपने न्यूट्रिशन को ठीक करोगे, अपनी बॉडी की जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसको इंप्रूव करोगे बिफोर यू एंटर टू द नेशनल कैंप्स। तो वो कंडीशनिंग फेज हो गया, राइट। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ग्रास रूट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। अब आ गया बच्चा कैंप में, तो असेसमेंट करो। असेसमेंट जो मैंने बताया आपको, FMS स्क्रीनिंग करो, फुट असेसमेंट करो, स्पीड टेस्ट करो जो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। इसी से हमारा जो एक लेडर बनती है पीक परफॉर्मेंस की, वो इसी तरीके से बनती है। उसके बाद जब आपका बच्चा प्रिपेयर है तो आप पीक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग्स कराते हैं, जिसमें आप उनको मच मोर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देते हैं। आपने सुना होगा कि अब हम इनको लोडिंग पार्ट करेंगे। सो लोडिंग ऑफ द एथलीट अगेन हैज टू बी डन बाय द कोच। So coach needs to educate themselves about all these parameters, which is you can say universal law. It is available in books everywhere, but the drawback is only to implement. Yes. मैम, ये तो आपने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में चीज़ें बताई हैं। मेरा मकसद आपसे ये जानना है, अगर आप डिसीजन मेकर होती तो 3 से 4 स्टेप्स में आप ग्रास रूट से टॉप लेवल पे क्या क्या स्ट्रैटेजीज का इम्प्लीमेंटेशन करती है? आई विल स्टार्ट विद द असेसमेंट, डेफिनेटली। मेरे पैरामीटर्स हैं और वो यूनिवर्सल पैरामीटर है, FMS। आप टाइप करो अभी गूगल पे, आपको मिल जाएगा। मैम, बट अभी हम एज एन इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बहुत सारे ना बेसिक इंफ्रा की चीज़ों से कौन सी, आप मानव रचना में जाइए फरीदाबाद में, जो शूटर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, उनके पास हर तरीके की आइसोकाइनेटिक मशीन्स, उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन की मशीन्स। जहाँ पे हमारा इंडिया खो खो टीम का कैंप लगा था, वो बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस कैंप था। मतलब वो मेरे लेवल का कैंप था, जहाँ पे एक्चुअली मानव रचना ने हमें सपोर्ट किया था कि हम इस तरीके की टेस्टिंग कर सके। वो कैंप ही हमारा ऑल टुगेदर टेस्टिंग बेस्ड ही था। ट्रेनिंग्स तो चलती थी बच्चों की, भाई प्लेयर्स खेलता ही था शाम को खो खो, लेकिन जो मॉर्निंग के सेशंस थे वो सारा असेसमेंट था। उनके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो नहीं होगी मानव रचना। तो हमें और मानव रचना जैसी यूनिवर्सिटीज या कैंप डेवलप करने चाहिए जहाँ पे हम ट्रेन कर सके। तो वहाँ पे जो बच्चा आ रहा था वो बेसिकली इंडिया शूटिंग टीम आती थी और खो खो प्लेयर्स जाते थे। औरों का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं मानव रचना में गई हूँ फॉर द शूटर्स एंड फॉर द खो खो टीम, सो आई नो अबाउट दीज 2 गेम्स। वन्ना जी, ये जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है जिसमें चलता है वाला एटीट्यूड हमेशा रहता है कि मुझे इंजरी हो गई या मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे मूव लगा लेते हैं और उस पर गर्म पट्टी बांध देते हैं। कहीं ना कहीं वो कई बार एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए वो मूव लगाना और पट्टी बांधना नासूर बनने का काम करती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक इंडियन एथलीट के लिए लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन में ये जो इंजरीज होती हैं, इसमें प्रिवेंशन में उसे क्या करना चाहिए, और अगर इंजरी हो गई है तो उसे कैसे सीरियसली लेके कि उसका एक स्पोर्ट्स का करियर ना ख़राब हो, क्योंकि मुझे पता है एक इंजरी को रिकवर करने में और फिर उसके माइंड में कॉन्फिडेंस आने में ग्राउंड पे बहुत समय लग जाता है। तो आपके हिसाब से क्या छोटे स्टेप्स होने चाहिए कि हम इन इंजरीज़ को प्रिवेंट कर दें? आपने अभी पिछले चीज़ों में बताया कि भाई हमारे पास आइस पैक्स होने चाहिए, बट इंजरी हो गई है तो उसे कैसे, कितना सीरियस हमें लेना है, वो कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन पे काम करनी चाहिए कि इंजरीज हो ही ना। तो इंजरीज जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं उसमें तो इंजरीज होंगी, जैसे फुटबॉल हो गया, जिमनास्टिक्स हो गया, उसमें आपको इक्विपमेंट्स को, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो गए, हॉकी हो गया। जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं लाइक शूटिंग, लाइक रैकेट स्पोर्ट्स जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं, इट्स अ इंडिविजुअल स्पोर्ट। सो उसमें आपका जो बेसिक रोल होता है वो वार्म अप और स्ट्रेचेस का ही होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई रेसलर है या बॉक्सर है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे को रोटेटर कफ इंजरी ना हो, शोल्डर इंजरी ना हो, स्लैप टीयर, जो लेबरल टीयर्स बहुत कॉमन हो गए हैं क्रिकेटर्स में भी, बॉक्सर्स में, रेसलर्स में, वो ना हो। उसको प्रिवेंट करने के लिए शोल्डर का स्पेसिफिक वार्म अप कैसे करना है वो उसको पता होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग के बाद उसी अपनी मसल को किस लेवल पे स्ट्रेच करना है कूल डाउन फेज में, वो उसको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात। नाउ सेकंड इज इंजरी हो गई तो जैसे आपने बोला कि मूव लगा लो और गर्म पट्टी, ये सबसे ड्रास्टिक स्टेप होता है। हमेशा राइस पे जाना होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन।
ठीक है। तो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आइस ही होना चाहिए। अगर किसी को एंकल ट्विस्ट हो गया, आपको नहीं पता कि मांस फटा है या लिगामेंट टूटा है या जस्ट एक कहते हैं मोच आई है, तीनों ही फेज में आइस लगाना सबसे बेहतरीन स्टेप है। अगर आपने गलती से हॉट पैक दे दिया और उसका मसल फट गया था, यानी मसल मास टीयर हो गया था, और उसमें हॉट पैक बच्चे को माँ बाप ने बाल्टी भर के नमक भर के, हाँ जी हॉट फर्मेंटेशन कर लो, सलाइन फर्मेंटेशन कर लो, तो उन्होंने क्या किया है, उस इंजरी को ड्रास्टिक मोड पर ले गए हैं खुद। सो एक पेरेंट को एजुकेट करना होगा अपने आप को कि अगर बच्चे को इंजरी हुई है तो फर्स्ट लाइन यही होता है कि आप बच्चे को रेस्ट दोगे 3 डेज का। 48 घंटे में उसको सिर्फ आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन मोड पे रखेंगे। और समटाइम्स हमको कुछ अगर किसी का शोल्डर में जैसे झटका आ गया, स्प्रेन, तो उसको प्रोटेक्टिव स्लिंग दे सकते हैं, प्रोटेक्टिव स्लैब्स दे सकते हैं। किसी की सपोज ये फिंगर में ही ट्विस्ट हो गया है और यहाँ पे कंट्यूजन है, तो इस कंट्यूजन में आप हॉट पैक नहीं लगा सकते, बॉल हिट हुई है उसके हाथ में, तो वो क्या करोगे, इस फिंगर के लिए आप क्या कर सकते हो, मूव, बैंडेज, कुछ नहीं करना, आइस लगाना है, कंप्रेशन देना है। और अगर वो मुड़ गई है या कहीं पे भी डिफॉर्मिटी आई है तो उसको ऑर्थोपेडिक को ये दिखा सकते हो, ताकि वो करेक्टिव मोड में करके एक सिंपल जो होता है स्लैब देके उसको ठीक कर सके, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। सो हॉट थेरेपी, हॉट पैक इज हाईली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्पोर्ट्स इंजरीज। मैम आपने अभी रेस्ट और आइस तो मुझे समझ में आ गया, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। और एलिवेशन थोड़ा सा और आप कंप्रेशन इज डन थ्रू द बैंडेज, जैसे हम बैंडेज करते हैं, और एलिवेशन मतलब कि सपोर्ट करना। जैसे एंकल में स्वेलिंग है तो उसको आप थोड़ा सा एलिवेटेड में रहोगे तो ब्लड सर्कुलेशन विल इम्प्रूव। शोल्डर इंजरीज हो गई तो उसको आप पिलो के ऊपर रख के सोना है आपको रात को, और एक स्लिंग होनी चाहिए ताकि वो करेक्टेड पोजीशन में रहे और फर्दर डैमेज ना हो। एंड काइमोरल फोर्ट, विटामिन ई, ये सब एक एडिटिव कुछ कैप्सूल्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं जो आप ले सकते हो, जो आपकी फर्दर ब्लीडिंग को रोकता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंजरीज में हेल्प करती है जल्दी रिकवरी के लिए। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि मान लीजिए मेरी मसल पुल हुई और हम मसल रिलैक्स लेते हैं, तो क्या वो लेनी चाहिए? मसल पुल में आपको हमेशा आइस स्प्रे यूज करो, आइस स्प्रे भी आते हैं। अच्छा। डोंट एवर यूज वोलिनी स्प्रे, मूव स्प्रे, बिल्कुल नहीं करना है आपको। आइस स्प्रे करना अगर है। 90% आप देखेंगी यही करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज में मूव लगाते हैं। वोलिनी, किसी रनर को भागना है तो वो अपने पैरों पे ना वोलिनी लगा रहा होता है कि इससे ना मेरा पैर थकेगा नहीं। दैट इज अ ड्रास्टिक स्टेप। पता ही नहीं है ना बच्चों को, exactly, तो कौन एजुकेट करेगा? हम करेंगे। थेरेपिस्ट विल टेल देम कैसे नहीं करना है। वंदना जी, आपने बहुत सारी टीम्स, बड़ी टीम्स के साथ, फेडरेशंस के साथ काम किए हैं जिसमें इंडियन लेवल, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी हम एक 2036 के ओलंपिक गोल को टारगेट करते हैं। इंडियन एथलीट्स की आज के समय में क्या मेजर प्रॉब्लम है, उनकी क्या मेंटल स्टेट है, और बीट फैमिली, बीट कोचेस से रिलेटेड, ग्राउंड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो जेनरिक प्रॉब्लम, मतलब आप जब फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्लेयर्स के साथ काम करते हैं तो एक बॉन्डिंग भी बन जाती है। तो क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, नहीं हैं, अब इम्प्रूव हो चुका है? उसमें आपका क्या टेक है कि एक प्लेयर की, जो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, जो अपने घर बार को छोड़ के एक बाहर कैंप में या एकेडमी में खेल रहा है, उसके साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो मुझे ये लगता है कि जो सारे प्लेयर्स जब एक टीम में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म आ जाता है कोच का, कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसको मैंने बनाया है, या ये मेरी ज़्यादा सुनता है। और कुछ प्लेयर्स भी आपस में इस तरीके से अपने आप को रखते हैं कि मैं फेवरेट बन के रहूँ कोच का, तो जो मेरी नेगेटिविटी है वो शायद कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाएगा। सो ये एक मेंटल ब्लॉकेज है प्लेयर्स की भी और कोचेस की भी, जो हमें ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कैंप में जितना भी बच्चा आ रहा है वो अपने कैलिबर से आ रहा है, अपने स्टेट को
बीट करके बाकी प्लेयर्स को, तब जाके वो नेशनल्स में आ रहा है। तो आई थिंक वी शुड ट्रीट देम इक्वली। हर किसी का एक अपना पोटेंशियल है, बट येस जो आपका एक बिहेवियरल पैटर्न है, जो आपका खुद का कल्चर है, आपके स्टेट से आ रहे हो, आपका खुद का क्या बिहेवियर है, वो आप किसी का चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑल टुगेदर मोर ओवर ग्रूमिंग द प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, कि यहाँ पे कोई कास्ट, केस्ट, रिलीजन सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। किसी भी रिलीजन से बच्चा आ रहा है, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ऑन द पर्सनल साइड वी शुड नॉट टेक देम असाइड कि सारे बच्चे बैठ के ये खाना ज़्यादा खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बंगालीज एक साथ खा रहे हैं, अदर स्टेट किड्स आर ईटिंग टुगेदर, दे आर गोइंग आउट टुगेदर। तो ये जो हमने एक अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, एक तो ये प्लेयर्स में आपस में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये हमें आई थिंक इसको डिमोलिश करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। वी शुड बी इक्वल एंड फ्रेंडली, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो जज्बा है वो यही है कि हम एक दूसरे को इक्वल समझ के सिर्फ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो कंपटीशन कर रहे हैं वो एक अच्छे मेंटल लेवल से करें। सो ये जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, इसीलिए साइकोलॉजी भी हम फिजियोथेरेपिस्ट को पढ़ाया जाता है कि जब एथलीट आपके पास आ रहा है, अब जैसे कोई एथलीट है, उसका कल मैच है, उसको नींद नहीं आ रही रात को, अब एक बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसको यही बोल सकती हूँ कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, फोकस एक मेंटल ट्रेनिंग का पार्ट है, उसको कैसे करके, या कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइजेज होती हैं ब्रीदिंग के थ्रू, उसको करके आप अपने प्लेयर को रिलैक्स मोड में ले जाके ओवर थिंकिंग से प्रिवेंट करके उसके इस प्रॉब्लम को हेल्प कर सकते हो, जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अब इवन ड्यूरिंग द मैच हम एक मेंटल ट्रेनर्स की हमें बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, कि जब एक शूटर खेल रहा है तो उसको बीच में एक मेंटल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस लेवल पे, किस स्पीड से जब वो शूट करता है, तो एक मेंटल ट्रेनर उसको बताता है, क्योंकि उसमें कुछ ब्रीथ का भी कंट्रोल होता है कि हाउ मच कंट्रोल ऑफ ब्रेथ एंड हाउ मच मेंटली स्ट्रांग यू नीड टू बी। सपोज उसको टारगेट फर्स्ट आने के लिए सिर्फ एक शॉट से वो पीछे है, तो उस एक शॉट को मारने के लिए ही उसके अंदर जो एंग्जाइटी लेवल है, जितना वो अनकॉन्शियस मतलब हो जाता है कि मैं कैसे करूँगा, मैं तो अब एक ओवर कॉन्फिडेंस ना आए और ना ही लो पे जाए, तो उसका जो रोल है वो मेंटल ट्रेनिंग का ही है, जो सिर्फ इवेंट्स में नहीं चाहिए, हमें रेगुलर कैंप्स में साइकोलॉजिकल सेशंस करवाने चाहिए प्लेयर्स के अपने, उनको मोटिवेट करना चाहिए टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर फॉर देयर प्रॉब्लम्स। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वी शुड हेल्प देम, एंड इट्स अ टीम वर्क। हमें एक दूसरे को एक सपोर्ट बॉडी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। नोबडी इज अ बॉस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, हर कोई अपनी एक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफिक रखेंगे with the happy and cordial environment, I think we can go much more higher in life. वंदना जी, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, कोच और एथलीट का टीम वर्क और कोलैबोरेशन इंडियन स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में आप कैसे देखती हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे होना चाहिए? हाउ डू यू सी इट? I think कुछ coaches हैं which like they know that how physiotherapist plays an important role in athlete development, but somehow at some places they ignore also to us. They think कि अरे बर्फ लगा लेगा ठीक हो जाएगा, और ये भी कहना होता है कि अरे पहले भी तो थेरेपिस्ट नहीं थे, तब भी नहीं खेलते थे क्या बच्चे, तब क्या वो खेलते नहीं थे? आप ये भी तो देखो कि अगर खेलते थे तो किस लेवल पे वो पहुंच पाते थे। पुराने एथलीट्स हैं जैसे मिल्खा सिंह है जो इतने अच्छे हमारे रनर रहे हैं, तो आप ये देखो ना, उनके पास जूते भी तो नहीं थे। तो अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ सर अगर जूते नहीं थे कोई वो बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कि नहीं थे, और वो भागता नहीं था क्या, उसने ओलंपियड नहीं जीता क्या? सो ये तो हमारे ड्रॉबैक्स थे ना। तो व्हाई यू आर कंपेयरिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट? यू शुड बी हैप्पी कि फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एथलीट्स को एक बैकग्राउंड सिस्टम के सपोर्ट स्टाफ दिया जा रहा है। साई में कहाँ देते थे पहले सपोर्ट स्टाफ? कोच ही तो था बस। ट्रेनर्स दिए जा रहे हैं, अब एनालिस्ट दिए जा रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट दिए जा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जा रहे हैं। तो ये तो हम लोग तो कोच का काम आसान कर रहे हैं ना, तो उसमें ईगो सिस्टम तो आना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल एट सम प्लेसेस देयर इज ऑलवेज अ ईगो क्लैश बिटवीन द कोच एंड फिजियो। आई एम श्योर मतलब कुछ कोचेस को छोड़ के बहुत सारे कोचेस इसे पॉजिटिव वे में भी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कोचेस हैं जो चाहते हैं, जो हमारे पास लेकर आते हैं एथलीट्स को कि मैडम ये बड़े दिनों से इस इंजरी से जूझ रहा है, और हमने बहुत थेरेपिस्ट देखे हैं बट रिकवरी नहीं हो पा रही है। सो हाउ स्पोर्ट्स फिजियो
जो स्पेसिफिक इंजरीज को ही ट्रीट करता है, आप कैसे इसकी हेल्प कर सकते हो। सो कोचेज ही तो देखो, एक एथलीट के लिए जो उसका मेंटोर होता है ना, वो कोच ही होता है। पहले उसके पेरेंट्स होते हैं, सेकंड पे उसके कोच होते हैं। हम फिजियोथेरेपिस्ट एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं उनके साथ, पिक्चर में नहीं होते हैं, पीछे से हेल्प कर रहे होते हैं। आपको ग्राउंड लेवल पे तो कोच और एथलीट ही दिखता है ना। तो जो बॉन्डिंग है वो कोच की और एथलीट की ज़्यादा होती है व्हेन दे आर प्लेइंग, और बैक सपोर्ट में जब वो प्रॉब्लम में होते हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ वो 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे हम उनको एक पर्सनल बॉन्डिंग देके उनको रिकवर मेंटली भी करते हैं और फिजिकली तो हमें मैनेज करना ही होता है। सो आई थिंक कोच शुड सपोर्ट दी सपोर्टिंग स्टाफ। वंदना जी, आपके हिसाब से एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है जब एक एथलीट की मेंटल और इमोशनल वेलबींग, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स भी एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, और मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि स्पोर्ट्समैन के पास एक लेवल पे जाके मेंटल प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ उस स्पोर्ट्स को दी होती है, और उसके सिलेक्शन का जब स्टेज आती है तो, और उसे कोई इंजरी होनी है या होने के चांसेस हैं, हाउ डू यू हैंडल दैट? वो जो उसकी मेंटल हेल्थ है या इमोशनल वेलबींग है उस एथलीट की, जब वो आपके पास आ रहा है उस सिचुएशन में, हाउ डू यू प्रिपेयर दैट एथलीट? सो जब एथलीट हमारे पास आता है और उसको इंजरी होती है या उसको ये डीमोटिवेटेड वो फील करता है, तो वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, मोस्टली करते हैं कि आई एम फेसिंग दिस इशू। और मैंने ये भी देखा है कि दे यूजुअली टॉक ऑन फोन्स विद देयर मेंटोर्स, जैसे जिस स्टेट से वो आए होते हैं और जिस कोच ने उनको ट्रेन किया होता है, तो वो उनसे लिंक्ड अप होते हैं फ़ोन्स पे, वो कॉन्टिन्यूसली उनसे बात कर रहे होते हैं। अभी जैसे एक शूटर ने गेम हारा है और उसने लूज़ कर दिया अपना मैच, तो वो फटाफट उसी को फ़ोन करता है। मेरे पास तो वो आ जाता है तो मैं उसका रिलैक्स कर रही होती हूँ मसल, लेकिन वो फ़ोन पे कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा होता है कि अरे मेरा शॉट ऐसे हो गया, मेरा वो हो गया। तो जो हमारा रोल आता है वो उनको रीड करने के बाद ही आता है, उनका मैच देखने के बाद ही आता है कि इसका ये स्कोर था, ये है, तो डेफिनेटली ही इज़ डीमोटिवेटेड। तो उसमें हम उनको काम डाउन एक्सरसाइजेस कराते हैं, फोकस इम्प्रूव करने की एक्सरसाइजेस कराते हैं, उनकी मसल्स की जो स्टिफनेस है, जो कि एंजाइटी की वजह से स्टिफनेस होती है, उस पर हम काम करते हैं, और हाइड्रेट करते हैं उनको। हाइड्रेट के अलावा उनको जो ईटेबल्स अलाउड होते हैं ड्यूरिंग द इवेंट, जिससे उनका ब्लोटिंग भी ना हो, और हेल्दी डाइट्स जो होती हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है। प्लस बेसिकली जो मेन रोल तो वही आता है जो उनको खुद को जो कंफर्ट जोन लगता है वो अपने मेंटोर से बात करके ही लगता है। फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज वी आर प्रेजेंट एट द ग्राउंड लेवल, वी एट दैट मोमेंट वी जस्ट मोटिवेट देम कि चाहे कुछ भी हो जाए, देना बेस्ट है अपना। यू जस्ट गिव योर बेस्ट, डोंट थिंक कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। मेरा हमेशा यही काउंसलिंग रही है अपने प्लेयर्स को कि चाहे तुम जीतो चाहे हारो, जस्ट थिंक कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। फिर उसके बाद जहाँ पे लगता है कि भाई मेरा ये काम नहीं हुआ इस लेवल पे, देन फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ लर्निंग लेसन कि मेरा ये ड्रॉबैक था और मुझे इस पे काम करना पड़ेगा। वो आपको मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं उस चीज़ को इम्प्रूव कराने के लिए। तो एक पूरा डेटा हम तैयार करते हैं एक इंडिविजुअल प्लेयर के साथ। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। मोर आई स्टे विद द एथलीट्स, मोर आई कम टू नो अबाउट देयर बॉडी, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वंदना जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, 3 ऐसी एडवाइसेस जो बच्चे या जो फिजियोथेरेपिस्ट अपना स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में करियर परसू कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, या आपने अभी कुछ पहले के पॉडकास्ट में अभी इसमें बताया हमें कि लोगों को ये लगता है कि यार मैंने बीपीटी करी, एमपीटी करी और मुझे यार साई नौकरी नहीं दे रहा या कोई नौकरी नहीं दे रहा, उन बच्चों के लिए 3 एडवाइस, प्लस 3 एडवाइस आज के जो एथलीट्स हैं जो अपना प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में करियर बना रहे हैं, इन दोनों के लिए 3 एडवाइस क्या रहेंगी आपकी? सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी वालों के लिए बात करें। अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बीपीटी कंप्लीट करने के बाद जस्ट डोंट सिट एट होम एंड प्रिपेयर फॉर योर एमपीटी। गो टू द ग्राउंड्स, वर्क विद द एथलीट्स, लर्न देयर इंजरीज, लर्न द मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा कि ये मेरे पास एक रनर आया था, इसको हैमस्ट्रिंग बुल था, मैंने कितने दिन में उसको ठीक कर दिया। ये नहीं आप उसको महीनों तक रिहैबिलिटेट कर रहे हो और उसका गेम भी आपने स्लो डाउन कर दिया, क्योंकि जब तक आप उसका इंजरी नहीं रिकवर करोगे वो गेम ही नहीं खेल पाएगा।
तो इंजरी तो चलो रिकवर कर दी 1 महीने में, लेकिन गेम उसका पूरा ख़त्म कर दिया। तो बात तो तब है कि आपने उसको खिला भी दिया और इंजरी भी रिकवर कर दी। तो ये आपका फर्स्ट लेसन होना चाहिए। सेकंड आपका होना चाहिए टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, कीप लुकिंग एट गूगल, कीप फॉरवर्डिंग योर रिज्यूमे। आपको अपने फेडरेशंस को रिज्यूमे भेजते रहना चाहिए, लीग्स के लिए ट्राई करते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो आपका काम आएगा जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि जब स्क्रूटनिंग होती है तो कॉल बेसिस पे बुलाते ही हैं, फेडरेशंस हो चाहे लीग्स वाले हो। तो एंड ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ टू ऑलवेज लर्न मोर। ये नहीं कि बस बीपीटी कर ली और मैं डॉक्टर वंदना ने बोला था कि ग्राउंड पे जाना है, एथलीट्स पे काम कर रहा है, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं साथ साथ गूगल पे देख भी रहा हूँ कहाँ से आ रही है। लेकिन भाई यू हैव टू लर्न द स्किल, जैसे कि काइनेसियो टेपिंग एक मेथड है, ड्राई नीडलिंग एक मेथड है, कपिंग मेथड्स हैं, कायरोप्रैक्टर है, बड़े सारे स्किल हैं जो एक थेरेपिस्ट को लर्न करने ही चाहिए। आपको नहीं पता कि किस एथलीट्स में कौन सा आपका स्किल उसको हेल्प कर जाएगा। सो यू एक्ट एज अ मल्टीपर्पज फॉर द थेरेपिस्ट। जैसे कि हम बीइंग अ थेरेपिस्ट, आई एम एक्टिंग एज अ ट्रेनर, आई एम एक्टिंग एज देयर न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, आई एम एक्टिंग एज देयर मेंटल ट्रेनर ऑल्सो। तो वो विद एक्सपीरियंस ही आएगा। जैसे जैसे आप एथलीट के साथ काम करोगे, आप धीरे धीरे उसके बारे में समझोगे और अपने पोटेंशियल को डेवलप साइड बाय साइड आपको करते ही रहना पड़ेगा, ताकि आप, बिकॉज आपको प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा कि आप कितना डिलीवर कर सकते हो। अगर आप एक एथलीट को बस यही दिखाओगे कि भाई मैं बस तेरी इंजरी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो आधे से ज़्यादा तो एथलीट आपको अप्रोच ही नहीं करेंगे जो इंजरी फ्री हैं। वो ऑलरेडी अपनी इतनी अच्छी कंडीशनिंग कर लेते हैं, इतने अच्छे जिम्स में जाके अपने आप को ट्रेन करते हैं, दे डोंट नीड यू। उनको कैसे आप करोगे? तो उनके साथ भी बॉन्डिंग आपको करनी पड़ेगी ना, कि आई कैन हेल्प यू इन रिहैबिलिटेशन इवन इफ यू आर गोइंग इन द जिम। मैं आपको करेक्टिव टेक्निक्स बता सकता हूँ। अगर कोई प्लेयर स्क्वाट कर रहा है तो स्क्वाट करने का तरीका क्या है, इनलाइन लंजेस कैसे करने हैं, ये सब आप सिखा सकते हो। तो ये हो गए हमारे 3 लेसन्स फॉर फिजियोस। नाउ फॉर द एथलीट्स। एक एथलीट खुद ही बहुत मोटिवेटेड होता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उसको पता है कि वो किस लेवल पे से नेशनल लेवल करके इंटरनेशनल लेवल पे आया है। तो उसके लिए तो यही है सबसे ज़्यादा कि वो अपने आप को काम डाउन प्रोसेस में रखे, ओवर कॉन्फिडेंस मोड में ना रहे, फालतू की गॉसिप्स और पॉलिटिक्स जो स्पोर्ट्स में है उससे अपने आप को दूर रखे। जितना वो दूर रहेगा पॉलिटिक्स से, उतना वो फोकस्ड रहेगा। आसपास क्या चल रहा है, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट। जस्ट फोकस कि मेरे को ट्रेन करना है अपने आप को, अपने जो मेरी अडाप्टेशंस हैं उनको और स्किल में अपना गेम बढ़ाना है। अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनका गेम देख के क्या मैं लर्न कर सकता हूँ, अपने रिफ्लेक्सेस पे मैं कैसे काम कर सकता हूँ, अपनी डाइट्स, अपनी स्पीड पे, अपने कॉग्निटिव स्किल्स पे किस तरीके से काम कर सकता हूँ, प्लस बिल्डिंग अप द रिलेशनशिप विद ईच अदर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल प्लेयर। थैंक यू वंदना जी, आपने अपनी बहुत सारी इंसाइट्स और जो एक्सपीरियंस था हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, और आई होप आपके इस पॉडकास्ट से आज के हमारे बहुत सारे एस्पायरिंग जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम कुछ जो नॉलेज हैं, जो कि मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमेशा रहता है कि मैं जो लैक ऑफ नॉलेज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो मिथ्स हैं, उन्हें दूर कर पाऊँ और अपने व्यूअर्स को जो चीज़ें अब आज के टाइम में आ रही हैं वो दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंदना जी। थैंक यू सो मच।